वेलकम अगेन टू कॉन्फिडेंट लर्निंग। आज हम नेट का 2019 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ हमारे 2009 में जैम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू के हो चाहे वो एमएसक्यू के हो, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये जो 0.6 दिया गया है, इसका मतलब है कि ओनली वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड, चार्ट, ग्राफ, शीट, टेबल, सेलुलर फोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाएगा जो कि आपके उसमें कंप्यूटर में होता है, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम नेट के सोल्यूशंस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास किस तरह का कैलकुलेटर होगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो वर्चुअल कंप्यूटर जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है उसी को यूज़ करिए, घर वाले कैलकुलेटर को यूज़ मत करिए। अब हम मूव करते हैं हमारे जो 10 क्वेश्चन और बचे जो दो दो नंबर के आते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, इन द गिवन डायग्राम ए 6 किलोमीटर हाई प्लेटू इज सपोर्टेड बाय द क्रिस्टल रूट ऑफ थिकनेस आर। यहाँ पे रूट ऑफ थिकनेस आर से सपोर्ट है। द सिस्टम इज इन आइसोस्टेटिक एज पर। यहाँ पे देखिए एरे हाइपोथेसिस की बात की गई। मैं इसको एम्फेसाइज क्यों कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्प्रेड हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला जो होता है इक्विलिब्रियम का आइसोस्टेटिक का दूसरा होता है और एरिया के लिए दूसरा होता है। तो हमें दोनों फॉर्मूला याद करने हैं और जिस मेथड से पूछा गया उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो हम एरी हाइपोथेसिस या एरी मेथड की बात करें तो उसका फॉर्मूला आर रूट होता है एच रो सी अपॉन रो एम माइनस रो सी। इसका क्या मतलब है ये समझ लिए। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कंपनसेशन, ये जो हाइट आपको दी है 6, तो एच इज इक्वल टू आपका 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद रो सी और रो एम क्या है, रो सी इज द, तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मूला पे रख के रूट निकालते हैं। तो आर इज इक्वल टू 3, ये आपका 6, ये मैं किलोमीटर में लिख देता हूँ। डेंसिटी आपकी पूरी रूल आउट हो जाएगी तो किलोमीटर में आंसर हमारा आ जाएगा। तो रोसी का मतलब हो गया आपका 2800 डिवाइडेड बाई 3100 माइनस 2800, ये आ गया 6 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई ये आपका आ गया 300। ये आपका किलोमीटर में होगा क्योंकि ये जो आपकी जो यूनिट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 32 हो गया। ये आपका आंसर आपका 54 किलोमीटर आ गया। बहुत सिंपल था, इसको सिर्फ फॉर्मूला बेस पे था, कितनी आसानी से निकाल लिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो आप नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ कम से कम फॉर्मूला तो याद करिए ताकि आपको आसानी हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 किलोग्राम ग्रेनाइट बोल्डर गेट्स डिस्ट्रॉयड फ्रॉम अ क्लिफ हाइट। अब ये बेसिकली ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपके 12th की फिजिक्स में 11th में आपने देखा होगा, यहाँ फ्री फॉल की बात करें, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ पे जी की वैल्यू आपको दी गई है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे ग्रेनाइट के बोल्डर से कोई मतलब नहीं है कि कोई भी ऊपर से आ रहे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अगर देते हैं, यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं करें, इसका मतलब फ्रिक्शन लेस है, वहाँ पे एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं ना। अगर ये फ्रिक्शन की बात करते हैं तब हमारे पास वो ग्रेनाइट बोल्डर का जो वेट दिया है उसका कुछ महत्व होगा। तो हम सिंपल जो हाइट से ये ड्रॉप किया जा रहा है, हम ड्रॉप का फॉर्मूला लगाते हैं। वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपको पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH होना चाहिए। तो v यहाँ पे वी स्क्वायर निकालना है क्योंकि कितने इम्पैक्ट से वो ग्राउंड पे हिट करेगा वही फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ये तो आपकी 0 हो गई, 2 हो गया। जी की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 10 दी गई है और हाइट ऑलरेडी दिया गया आपको 20 दिया गया है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 400 मीटर आता है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 400 हो गया, ये आपका 20 मीटर आ गया। सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया था आप 2020 में, उसमें भी आपको ऐसे ही एक स्लोप बना के दिया गया था जिसमें ये पूछा गया था अगर ये ब्लॉक मूव करता है तो वो कितना वेलोसिटी से इम्पैक्ट करेगा, वो भी फिजिक्स था। तो आपको कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के भी मिलेंगे जूलॉजी में। अगर आप अप्लाइड जूलॉजी की बात करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं ना, थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करिए, आप बहुत ही अच्छी रैंक गेट में ला सकते हैं अगर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे मास एंड वॉल्यूम की बात करें जो कि सॉइल मैकेनिक्स में। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। मास ऑफ द ड्राइड सैंपल का बात करें जो कि इन दैट केस बल्क सैंपल है, 50 ग्राम दे की बात कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है 250 ग्राम दिया गया है। अगर इसी से हम चाहें तो इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी आपको इससे मिल जाएगी 50 अपॉन 250, ये आपको मिल गया 0. ये आपको 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको डेंसिटी ऑफ द ड्राइड सैंपल जो कि इक्विवेलेंट टू है बल्क डेंसिटी। और क्या क्या दिया गया ये देख लेते हैं। और आपको डेंसिटी ऑफ द एवरेज पार्टिकल जो कि आपकी सॉलिड डेंसिटी है उसकी वैल्यू करते हैं, आपको 2.5 ग्राम दिया गया है पर सेंटीमीटर क्यूब।
आपको क्या निकालना है, वाइड रेशियो निकालना है। अब आपको वाइड रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। वाइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनका वॉल्यूम डिवाइड करेगा इसको, वॉल्यूम ऑफ द वाइड को। तो अभी हमको वॉल्यूम ऑफ द वाइड निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, अगर आपको पोरोसिटी पता होगी तो आप वॉल्यूम ऑफ द वाइड निकाल लेंगे, क्योंकि आपको टोटल डेंसिटी पता है। चलिए अब हम वॉल्यूम और पोरोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। पोरोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय द पार्टिकल डेंसिटी। ये बल्क डेंसिटी जो कि अभी ड्राई डेंसिटी ये यहाँ पे आएगा, ये आपका 20 हो गया। ये आपको आप निकालते हैं तो 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 5/25 इज इक्वल टू 0.2। तो 2% आपका ये आपके आ गया पोरोसिटी। अब 2% मतलब 0.2 जो पोरोसिटी है वो 0.2 है, 0.2 है, इसको परसेंटेज में लेते हैं इसलिए 20% पोरोसिटी आ गया। तो 0.2 है पोरोसिटी। तो पोर्स के वॉल्यूम कितने होंगे, पोर्स वॉल्यूम जिसको हम वॉल्यूम ऑफ वाइड भी बोलते हैं। आपको ये पोरोसिटी है, ये टोटल वॉल्यूम है, तो आपको पोर्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2.250। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपको ये टोटल वॉइड्स दिए गए हैं, मतलब टोटल जो सैंपल है उसका वॉल्यूम है, ये आपके पोर्स का वॉल्यूम हो गया। तो जो सॉलिड पार्टिकल बचे, पोर्स के वॉल्यूम हटा दीजिए और टोटल वॉल्यूम से पोर्स के वॉल्यूम हटा देंगे तो जो वॉल्यूम बचेगा वो सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो सॉलिड का वॉल्यूम आपका 200 हो गया। तो वाइड रेशियो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम ले लेते हैं वाइड रेशियो कितना हो जाएगा। वाइड रेशियो इज इक्वल टू 50/250 माइनस 50, क्योंकि इस बल्क वॉल्यूम में से हमने आपके पोर्स वॉल्यूम को हटा दिया तो 50/200। तो ये आपका कट गया, ये आपका आया, ये परसेंटेज में होता है तो 200 हमने कर दिया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो ये आपका बेसिकली 25% आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 25। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, द जियोलॉजिकल मैप शो द कॉन्टेक्ट बिटवीन सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन है, ये लाइमस्टोन, इसके कॉन्टेक्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये आपका कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर ये कॉन्टेक्ट है तो ये स्ट्रक्चरल कॉन्टूर बनाएगा, जिसको आप अगर स्ट्राइक की बात करें तो इससे आप स्ट्राइक निकालते हैं और डिप भी निकालते हैं। अगर आपने थोड़ा सा जियोलॉजिकल मैप पढ़ा हो तो उसमें यूज़ होता है, और उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे निकालेंगे कि डिप की जो डिप अमाउंट है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। द डॉटेड कर्व, द 2 डॉटेड कर्व्स आर द कॉन्टूर। ये आपके 400 कॉन्टूर्स हैं, ये वाला 400 है, इसका मतलब ये 400 स्ट्राइक हो गया और ये आपका 500 स्ट्राइक हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द डिप एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस अलॉन्ग ए बी एंड ए सी। जो ए बी और ए सी के अलॉन्ग जो डिप एंगल निकलेगा उसका हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस आपकी हो गई। और ये आपका कॉन्टूर इंटरवल हो गया। कॉन्टूर इंटरवल आपका 100 ही रहेगा, क्योंकि ये 500 और 400 है। और इसको और कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम आपके लिए, ताकि आपको भी आसानी रहे और हमको भी आसानी रहे करने में। यहाँ पे आपका ये ए बी हो गया और ये डी हो गया, ये ए बी और ये एक लाइन अलग से खींचे हमने, ये डी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये डिस्टेंस आपकी 300 हो गई, ये डिस्टेंस आपकी 200 हो गई, और ये जो बी और डी का डिस्टेंस है ये वाला, इसकी बात करें ये मतलब स्ट्रक्चर कंट्रोल, ये आपकी हमेशा 100 ही रहेगी, ये 100 ही रहेगी। ये केस 1 है हमारा और ये केस 2 है हमारा। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं दोनों केसेस को। केस 1 की बात करें तो केस 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमको एंगल चाहिए अल्फ़ा, यही अल्फ़ा हमको देगा, आपको क्या कहते हैं, चलिए इसको बीटा कर देते हैं। यही हमको देगा कि आपका कॉन्टूर इंटरवल क्या है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस की तरह हो गया। ये आपका, ये अगर अल्फ़ा है, ये एंगल है, एंगल के सामने हमेशा हमारा परपेंडिकुलर लंब होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम tan अल्फ़ा फिर से लगाते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 100/200। और केस 2 के लिए अगर ये केस 1 की बात हो गई तो ये हो गया आपका 100/200, और केस 2 की बात करें तो ये हो गया आपका 100/300। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अल्फ़ा के लिए तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2
और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स 1/3। इसको सॉल्व करने पे हमको जो मिल रहा है वो है 26.57 अगर आप अल्फ़ा की बात करें, और यहाँ पे अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा हमको मिल रहा है यहाँ से 18.43। अब इसके बाद आपको क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द डीप एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट ए बी, इसका डिफरेंस क्या होगा, बहुत सिंपल है, 26.57 माइनस 18.43। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 8.14 आपका आता है। बेसिकली कुछ नहीं था, अगर आपको याद हो डिप कैसे निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है, जितना डिस्टेंस आप मैप में ट्रेवल किए डिवाइडेड बाय द कॉन्टूर इंटरवल, बेसिकली ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द कॉन्टूर इंटरवल। दोनों के केस में कॉन्टूर इंटरवल 100 ही है, वहाँ रहेगा भी 100। ये आप क्योंकि आप दो स्ट्राइक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक डिस्टेंस 200 मीटर ट्रेवल की गई, एक दूसरी 300 मीटर ट्रेवल करिए, तो दोनों में अलग अलग आपको एंगल मिलेगा, क्योंकि एक आपका डिप ट्रू डिप एंगल होगा, और उसके बाद ट्रू डिप के अलावा जितनी भी डिप एंगल होगी वो आपकी अपरेंट डिप एंगल होती है, वो आप भी जानते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेबुलर और बॉडी ऑफ 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया एंड एवरेज थिकनेस ऑफ 9 मीटर हैज अ डेंसिटी ऑफ द टनेज ऑफ द और बॉडी इज। यहाँ पे हमें टनेज निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। टनेज का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको, अगर मेटल की बात करते हैं तो मेटल इंट्रोड्यूस होता है, अगर मेटल की बात नहीं करते तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपका होता है A इंटू टी इंटू डेंसिटी ऑफ द ओर बॉडी। ए और टी क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होता है। अगर आप यहाँ पे और में ये दिया है कि मेटल कंटेंट की बात करें तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होकर इसमें मेटल कंटेंट भी आ जाता है, बट चूंकि यहाँ मेटल कंटेंट की बात नहीं की तो हम सिर्फ टेनेज की बात करते हैं। तो टेनेज हमारा हो गया वॉल्यूम, बेसिकली टेनेज इज द मास, समटाइम मास, और बॉडी का वॉल्यूम नहीं दिया हो तो एरिया और थिकनेस दी हो तो डेंसिटी हो गया आपका। आपको बेसिकली वही दिया गया है, नहीं तो आप वॉल्यूम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू डेंसिटी आपका 3000। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो एक मीट्रिक टन होता है, एक मीट्रिक टन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1000 kg। ये याद रखिएगा, ये आपको फ़ायदा करेगा भी। तो अभी हम इसको और सॉल्व करते हैं, या अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है 243123। अभी यहाँ पे समझ लीजिए किलोमीटर स्क्वायर है, ये किलोमीटर स्क्वायर में है, ये आपका मीटर में है, तो किलोमीटर स्क्वायर को मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आता है करीब करीब 10⁶ मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपकी सारी यूनिट बराबर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 243000 इंटू 10⁶। अब आप ये आपको जैसे मैंने बताया, ये आपको किलोग्राम को टन में बदलने का हो जाएगा, तो 243 इंटू 10⁶ ये टन हो गया। ये आपका यहाँ किलोग्राम में हो गया था, ये अभी आपका टन में हो गया। जब ये टन में आ गया 10⁶ टन का मतलब क्या हो गया आपका, ये मिली टन हो जाएगा। तो 243 आपका आंसर हो गया मिलियन टन। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 243। तो यहाँ पे यूनिट का खेल है, आप यूनिट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि एक टन में आपका 1000 किलोग्राम होता है, और 10⁶ किलोग्राम और 10⁶ टन इज इक्वल टू 1 मिलियन टन होता है। अगर ये यूनिट नहीं आते तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में। Moving to the next question, assume that the orbit of the Earth is a circle of radius 150 into 10⁶ kilogram. The gravitational constant g की वैल्यू दी गई, अगर आपको याद हो फिजिक्स के 11th का आपको दिया, ये ऑर्बिटल रेडियस दी गई है आपको, एंड द अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी, अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी v की बात की गई, वो भी दिया गया आपको। और ये आपको गिवन है, ये आपको g दिया गया है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी दी गई। द कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ द सन हमको कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई आपके जियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स 11th में देखा होगा, अगर आपको याद होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जो कि और उसके बाद आपका सेंटीपिटल फोर्स होता है जो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। और आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंटीपिटल फोर्स आता है, ये इसको डोमिनेट करता है, इसको या तो इक्वल करता है, तो इसके मतलब ये दोनों फोर्स आपके इक्वल है। तो हम g m सन m अर्थ अपॉन आर स्क्वायर की बात करें तो m वी स्क्वायर अपॉन आर जो कि अर्थ हो जाएगा आपका, तो ये आर एक कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। तो आपको एम एस निकालना, मास ऑफ द सन निकालना है, तो आप बहुत सिंपल वी स्क्वायर आर अपॉन जी से इसका मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं। सारी वैल्यूज आपको दी गई है। वी की वैल्यू कितनी है आपकी 30 इंटू 10⁻³
का स्क्वायर इंटू आर, रेडियस आपको कितना दिया गया 150 इंटू 10 की पावर 6, ये आपको किलोमीटर में दिया गया तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू आपकी है 6.7 इंटू 10 की पावर -11। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो आपका आंसर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.0239 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम आपका आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर आंसर नहीं आता है तो मैं आपको इस क्वेश्चन की शीट भेज दूंगा जहां मैंने कैलकुलेशन किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए तो आप लिख दिए 2.02, क्योंकि ये राउंड ऑफ होके भी 2.02 ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपल फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसमें जियोलॉजी कहीं से भी रिलेटेड नहीं थी, तो थोड़ा सा आप 11वीं की फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं ग्रेविटेशनल के लिए, थोड़ा मैग्नेटिक के लिए, तो आपको फायदा करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्योर जियोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें फिजिक्स नहीं है, ये आपके मिनोलॉजी की बात करते हैं। मिनोलॉजी में अगर आपको याद हो, मैंने पुराने लेक्चर्स अगर आप देखेंगे आप, जिसमें मैंने इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए 2019 में, आपको पता है कि जहाँ से मिनरल स्टार्ट होता है, यहाँ पे मिनरल सिचुएटेड है, ये जो आपका कॉर्नर है ये हमेशा 100% होता है उस मिनरल के लिए। तो जैसे इस मिनरल से आप दूर जाते जाते इसके परसेंटेज कम होते जाते हैं। तो अगर हम एक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनॉर्थाइट और एल्बाइट की बात करते हैं। तो इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनॉर्थाइट कौन सा है और एल्बाइट कौन सा है। अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी कि आप रेशियो कैसे निकालेंगे। तो ये जो Na8Si2 होता है ये आपका एल्बाइट का फॉर्मूला होता है, ये आपका एनॉर्थाइट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि और अगर हम XAN की बात करते हैं तो ये हमारा ये XAL है, ये एल्बाइट है, और ये हमारा XAN है, एनॉर्थाइट है। ठीक है, कैल्शियम आपका जो कैल्शियम ये आपका कैल्शियम प्लेजियोक्लेस जो है वो एनॉर्थाइट है, ये सोडियम प्लेजियोक्लेस जो आपका एल्बाइट है। तो चलिए फिर देखते हैं XAN और XB, जो कि यहाँ पे X है इसके क्वांटिटी क्या होगी वो निकालते हैं। अब यहाँ से आपने मूव करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, ये आपका 20-20 का इंटरवल है। क्यों कैसे देख लिए, क्यों मैंने आपको बताया ये 100 होना चाहिए, तो ये 100 है तो ये 0 होना चाहिए, तो ये आपका 1 2 3 4 ये 5 हो गया। तो डिवीजन 5 के हिसाब से ये आपका कितना होना चाहिए, 80, ये आपका 60, ये आपका 40, ये आपका 20, ये आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे जो NaL जो एल्बाइट था ये यहाँ पे आके 0 हो गया, ये एल्बाइट यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 80, ये आपका 60, ये 40, ये 20, फिर 0। अब यहाँ पे हमको एल्बाइट चाहिए, तो एल्बाइट हम यहाँ मूव करें तो 1 2 3 4 4, तो यहाँ से हम 4 टाइम मूव करें, इसका मतलब आप इसको 4 मतलब 80 हो गया। तो 100 - 80 मतलब 20, क्योंकि हम मूव करें तो ये आपका XA एल्बाइट जो हो गया ये 20% हो गया आपका। अब आप एनॉर्थाइट की बात करें तो एनॉर्थाइट 1 2 3, ये 3 के बाद आपका एनॉर्थाइट आता है और ये 4 के बाद आता है। 3 का मतलब 6 मतलब यहाँ पे 6 माइनस मतलब 3 का मतलब 60 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, 100 से 60 हो गया। तो ये आपका X एल्बाइट कितना, एनॉर्थाइट कितना हो गया, ये आपका 40% हो गया। तो अभी आपको 40 और 20% हो गया। अभी आपको क्या निकालना है, द डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना है XAN माइनस XAB। तो XAN कितना है, 40 - 20, ये आपका 20% हो गया आंसर। अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 0.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं आराम से, चाहे आप 20% लिखिए चाहे 0.2 लिखिए, दोनों आंसर सही है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। Moving to the next question, 2 vertical wells penetrate a confined aquifer are 200 मीटर apart. The water surface, यहाँ पे जो डिस्टेंस बोल रहे हैं वो एक्विफर की 200 मीटर है। The water surface elevation in these two, यहाँ पे आपको H1 and H2 की वैल्यू दी गई है। The discharge per unit area, यहाँ पे आपको डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया दिया गया है, आपको 0.05 मीटर पर डे दिया गया है। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक डेल्टा H दिया गया, डिफरेंस कितना है आपका 35 मतलब ये 5 दे दिया गया आपको। उसके बाद आपको डिस्टेंस दे दी गई, डिस्टेंस मतलब ये L आपको दे दिया गया 200 मीटर। आपको डार्सी लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डार्सी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, Q = -KA डेल्टा H अपॉन L। तो डेल्टा H हमने निकाल लिया, L निकाल लिया, A नहीं दिया गया है, बट आप क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया यहाँ पे, डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पे डिस्चार्ज बोला गया है। इसका मतलब Q अपॉन A की वैल्यू जो 0.5 ये दी गई है, तो -K हो गया, डेल्टा H अपॉन L हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0.05 -K, H की वैल्यू 5 हो गया, L आपका 200 हो गया। फिर से इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे
K इज इक्वल टू माइनस 0.05 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे आप ये सब पूरा माइनस में है तो ये आपका हो गया 0.01। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका -2 आता है मीटर पर डे। तो यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं ना, वो डिस्चार्ज का मतलब होता है। तो आपका आंसर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आप 2 आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिनोलॉजी से रिलेटेड है। बेसिकली ये सिलिमिनाइट, काइनाइट, एंडोस्लाइट की बात कर रहे हैं। ये आपका मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में आता है। ये आपका फेज डायग्राम है जिसमें आपको P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2 का फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपको पता है P फेज होता है, F आप डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, C कंपोनेंट होता है, 2 आपका इन्वेरिएंट होता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर होता है अगर दोनों में से कोई एक कॉमन हो तो P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 1 लिख दिया जाता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको x और y पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो एक्स एफ है और यहाँ पे वाई एफ है, इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। तो उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि एक्स और वाई पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, पहले उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो फेज है यहाँ पे फेज समझ लीजिए। फेज से पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये 3 कंपोनेंट है, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है काइनाइट हो चाहे सिलिमिनाइट हो चाहे एंडोस्लाइट हो, तीनों एक ही फॉर्मूला गवर्न करते हैं, Al2SiO5। आप तीनों को एक ही फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट? जितना भी फेज है, चाहे वो काइनाइट हो, सिलिमिनाइट हो, चाहे वो आपका एंडोस्लाइट हो, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो जितना भी मिनिमम होगा, जितना भी आप ब्रेक कर सकते हैं, जैसे CA, जैसे आप अगर बात करें लाइमस्टोन की बात करें, डोलोमाइट की बात करें, फिर कैल्साइट की बात करें, तो तीनों में कॉमन CaCO3 होता है। तो उसमें आप मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट जो लेंगे वही आपका C होगा। इनके केस में इन तीनों को हम Al2SiO5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा जो कंपोनेंट हर केस में 1 होगा। अब फेस की बात करते हैं। जब हम X की बात करते हैं तो यहाँ पे फेस कुछ और होगा, यहाँ पे फेस Y में फेस कुछ और होगा। तो दोनों पे अलग अलग फेस होगा। तो हम देख लेते हैं एट पॉइंट X अगर हम बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। तो यहाँ पे फेस क्या होगा, उससे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं। फेस देखिए यहाँ पे x में क्या होगा, x में फेस हमारा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, काइनाइट है, तो 1 फेस है हमारा। अब यहाँ पे 1 प्लस एफ इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब हम यहाँ पे एट पॉइंट y बात करते हैं तो y पे P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए y पे क्या कौन सा फेस है, यहाँ पे काइनाइट भी है, सिलिमिनाइट भी है, एंडोस्लाइट है, क्योंकि ये यूटेक्टिक पॉइंट है। यूटेक्टिक में आपको तीनों मिनरल्स, यहाँ पे तीनों फेस मिलेंगे। तो यहाँ पे फेस आपका 3 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कंपोनेंट 1 है, ये 2 है। तो ये आप अगर करते हैं तो f इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट x माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम एट y इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आ गया आपका आंसर। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको फेज डायग्राम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालनी है। ये आपका ट्रिपल पॉइंट था जिसको यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका तीनों फेस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे P हमारा 3 था, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कैनाइट है, तो यहाँ पे P हमारा 1 है। इसी वजह से हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 निकली है और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकली है। इसका हो सके तो आप अगर JD विंटर पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया, अगर नहीं दिया है तो अपना मेल ID मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दी, इससे रिलेटेड मैं आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे हमारा नेट का 2019 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और टोटल 2019 जेम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो हमने अभी तक 2 साल के पेपर को कंप्लीट कर दिया, 2020 और 2019। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं इसको कैसे करना है। द कोर एंड द रिंग कंपोजिशन ऑफ द गार्नेट आर FeO 0.75 Ca 0.9 manganese. This is the formula of this garnet core and rim. The difference, the mole fraction of spectrin between the core and the rim is क्या होगा। स्पेक्ट्राइन जो है यहाँ पे हमारा ये जो गार्नेट मिनरल है, इसका जो मोल फ्रैक्शन जो होगा कोर एंड रिम में वो क्या होगा वो देखना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो गार्नेट का फॉर्मूला होता है और कितने तरह का गार्नेट होता है, वो उसके बाद ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये जो गार्नेट का फॉर्मूला होता है, गार्नेट का फॉर्मूला जो होता है वो X3Y2Si43 होता है। तो इसमें या तो फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं X3Y2Si3O2 है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये X कैटायन है, ये जो आपका कैटायन X होता है, ये हमेशा डाइवैलेंट होता है आपका
और जो वाई कैटायन होता है ये आपका हमेशा ट्राइवैलेंट होता है, ये आप समझ लिए। उसके बाद हम बात करें गार्नेट की, तो गार्नेट आपका बेसिकली 2 टाइप्स के अभी तक तो होते हैं आपको ये आपका पैरल्सपाइट एंड ये आपका होता है उगरेंडाइट, ये आपके इसमें होता है। ये इसमें फ़र्क क्या होता है, इसमें जो y होता है और इसमें जो x होते हैं, इसमें y बेसिकली ऑलवेज Al3+ के फॉर्म में होता है और x जो होता है Ca2+ के फॉर्म में होता है। मतलब इसमें उगरेंडाइट में आपको कैल्शियम मिलेगा और पैरल्सपाइट में आपको एल्युमिनियम मिलेगा। उसके बाद इसमें भी जो आप बात करते हैं पैरल्सपाइट में, इसमें भी हमारे तीन गार्नेट के अलग अलग कंपोजिशन होते हैं। एक होता है पायरोप होता है आपका, दूसरा अल्मेंडाइन होता है और तीसरा आपका जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है स्पेसरटाइन दिया गया है। स्पेसरटाइन का फॉर्मूला क्या होता है, Mn3Al2SiO4 ये फॉर्मूला दिया गया है। तो और हम मिनरल्स की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ एस्पेसरटाइन की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला है Mn3Al2SiO4 अगर आप इससे कंपेयर करें तो ये तो आपका कॉमन पार्ट हो गया, इसकी बात खत्म करते हैं। ये आपका हो गया Mn, ये आपका हो गया Mn जो कि आपका कोर में है, कोर में कितना दिया गया, ये 1.35 दिया गया है, जबकि यहाँ पे कितना दिया गया है आपका 3 दिया गया है। तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाता है 1.35 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.45। मतलब आपका जो कोर की रिम है जिसका कंपोजिशन Mn 1.35 था, अब हम स्पेसरटाइन की बात करें उसमें Mn का कंपोजिशन 3 है। तो इन दोनों का अगर रेशियो देखते हैं तो ये क्या था 0.5। उसी तरह अगर हम रिम की बात करें तो रिम में अगर आप देखेंगे तो 0.75 है। तो अगर हम रिम की बात करते हैं, रिम Mn 0.75 की बात करते हैं तो ये हो गया 0.75 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.25। तो यहाँ जो आपका स्पेसरटाइन था उसका मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, ये आपका स्पेसरटाइन है आपका, इसमें 1.35 स्पेसरटाइन है कोर में और इसमें 0.75 स्पेसरटाइन है आपका रिम में। तो और एक्चुअल में कितना होता है वो 3 होता है। तो हमने मोल फ्रैक्शन के हिसाब से जो रिम में हमारा जो कोर में हो गया 0.45 हो गया, जो रिम में हो गया वो 0.25 हो गया। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आपका क्या आता है आप ये देख लीजिए, डिफरेंस हमारा आता है 0.45 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.20। तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, फॉर्मूला बेस्ड था। 2019 के नेट में ये देखा गया है कि उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पे। उन्होंने बहुत से मिनरल्स के फॉर्मूला पूछे हैं, तो आपको थोड़ा सा मिनरल का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अच्छी रैंक लाने के लिए। धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और तभी आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सिर्फ 5 साल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बूस्ट मिलेगा और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कुछ चीज़ें आपको अगर नहीं समझ में आती है या क्वेश्चन में कहीं पे डाउट आ रहा है तो उसको भी ज़रूर लिखिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।